जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ जिसमें हम सीटेट के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट से लिए गए हैं, यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से लिए गए हैं। और यह परीक्षा जो है सीटेट का 29 जनवरी 2012 को हुआ था। तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि सीटेट का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। और इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद हम किसी भी केंद्रीय भर्ती में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यानी हम सुपर टेट की परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है, या फिर बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी कि व्यवस्था फेल हुई है। तो साथियों, आपसे हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि वीडियो आप लोग पूरे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह जो है पूरा ओरिजिनल पेपर से जो है क्वेश्चन उठाया गया है जो आपका जनवरी 2012 में पेपर हुआ था। और यहाँ पर हम लोग जो भी नकारात्मक ऑप्शन में दिख रहा है हम उसको क्रॉस कर देंगे। बच्चे पढ़ाई के योग्य नहीं है, ऐसा नहीं माना जाएगा, और ना ही बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेने के लिए ऐसा जो माना जाएगा। तो जो निगेटिव हमारा इसमें टैग है उसको हम पहले ही क्रॉस कर लेंगे, जिससे आसानी से हमारा आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, या फिर परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो यहाँ पर परीक्षा परिणामों पर केंद्रित नहीं होना है, और ना ही रटने को प्रोत्साहित करना। ये सभी नकारात्मक, रटना ये सभी क्या है, नकारात्मक टैग वर्ड है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला जो परिवर्तन हो सकता है वो किससे हो सकता है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अगला प्रश्न है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शन है, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, या फिर विस्तृत व्याख्या करना। तो बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण को सबसे प्रभावी पद्धति जो कौन हो सकती है, जब हम विद्यार्थियों को पौधे का बीज बोने के लिए कहेंगे और उसको जो है अंकुरण का जो चरण है उसको अवलोकन करने के लिए कहेंगे, यानी बच्चा स्वयं उसको प्रयोग करेगा और देखेगा, तो वह जो है प्रभावी होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है, या फिर हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा की बात की गई है। तो समावेशी शिक्षा जो है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, यानी इसमें किसी बच्चे के साथ भेदभाव लिंग या जाति के आधार पर नहीं किया जाता है। इसमें सामान्य और विशिष्ट छात्रों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, इसलिए हमारा राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन है, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य या असत्य प्रश्न, या फिर निबंधात्मक प्रश्न। तो निबंधात्मक जो प्रश्न है यह जो है काफ़ी बड़े होते हैं, हम लोग जिसे ऑब्जेक्टिव के नाम से जानते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ, जिसमें 4 विकल्प दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी सत्य या असत्य वाला जो है यह हमारा प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आता है। तो वस्तुनिष्ठ में 4 विकल्प दिए जाते हैं, और जिसमें सत्य और असत्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें ये आते हैं। लघु उत्तरात्मक, इसमें एक लाइन में प्रश्न का उत्तर लिखना होता है,
और निबंधात्मक में जो है इसमें काफ़ी बड़ा पैराग्राफ लिखना पड़ता है और मुक्त उत्तर वाला प्रश्न में हम कई सारे उत्तर कई तरह से जवाब दे सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, या फिर समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। तो समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में जो है लचीलापन होना चाहिए, यह जो है प्रगतिशील शिक्षा की व्यवस्था है। तो राइट आंसर हमारा चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की यानी डैश डैश किसके बारे में चिंतित है। संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल कर रहे हैं, प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता या फिर वैधता। तो यह जो है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में जो है वह चिंतित है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्करार नहीं करने चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, या फिर एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। तो यहाँ पर विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि यह जो है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष जो क्या होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, या फिर आकलन बहुत किफ़ायती यानी मितव्ययी होना चाहिए। तो विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। तो यह जो है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तो यह जो है राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी व्यक्ति भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, या फिर अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, न तो एक समान गति पर बल देना चाहिए, न ही परीक्षाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए। और कठोर शब्द तो यहाँ पर नकारात्मक टैग वर्ड है, इसको हम लोग क्रॉस करेंगे, यानी राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास हमेशा रेखीय होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, या फिर विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो सभी का विकास दर समान नहीं होती है, सभी में विकास दर जो है भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होता है। विकास हमेशा रेखीय नहीं होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास यहाँ पर दिया गया है, यह गलत है, यानी विकास जो है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और वृद्धि जो है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, एक निश्चित समय पर वृद्धि जो है रुक जाती है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। ऑप्शन है यहाँ पर शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, या फिर शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ, यानी मानव विकास को जो है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक क्षेत्रों में
विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु को और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है? अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर, पुनर्बलम के सिद्धांत पर, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन पर या फिर ज्ञान निर्माण पर? तो यह जो है ज्ञान निर्माण पर आधारित है। राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किसके कारण रोता है? सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता या फिर वियोग दुश्चिंता? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ। बच्चा जो है संवेगात्मक दुश्चिंतता के कारण जो है रोता है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो यहाँ पर पूछा गया शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण, तो सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, एडजस्टमेंट, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं समायोजन को। अगला प्रश्न है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है वैश्विक प्रवृत्तियां, प्रयोजनात्मक उपागम, प्रगतिशील चिंतन या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह को? तो यह किसको दर्शाता है? लड़कियों को वरीयता देते हैं, यानी इसमें हम लोग भेदभाव कर रहे हैं, यानी लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? आनुवंशिक, नैतिक, शारीरिक या फिर सामाजिक? तो यहाँ पर बात करें इस प्रश्न की, तो वाइगोत्स्की जो है बच्चों के सीखने में जो है सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका को बल देते हैं। राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह किससे प्रभावित है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से? तो अभी वाइगोत्स्की का प्रश्न पूछा गया था, यह किससे संबंधित है? सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत से। और अगला जो आखिरी ऑप्शन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। तो प्रश्न पूछा गया है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। यहाँ पर जो है वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो यह किससे प्रभावित है? तो शिक्षिका जो है वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। यदि आप लोग प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया गया है वैविध्यपूर्ण, यानी बहुत सारी विधियों से जो है उसका उपयोग करके बच्चों को शिक्षा देती है। तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ ही चला जाएगा, यानी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है शिक्षिका। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम किसके सिद्धांत पर आधारित है? अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन पर, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनना, सीखने की तत्परता या फिर सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, यानी वह जो है यह उपागम सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित है।
और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, या फिर विषय वस्तु में प्रवीणता। तो यहाँ पर जो है शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला जो कारक है वह विषय वस्तु में प्रवीणता यह जो है प्रभावित करने वाला कारक है। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या फिर कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो कठोर निर्देश नहीं देना है, जबकि हम लोग प्राथमिक स्तर के सीटेट के बाल विकास के प्रश्नों को हल करते हैं तो यहाँ पर कठोर दंड और कठोर यहाँ पर निर्देश नहीं दिया जाना चाहिए। तो यह तो हमारा ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। यानी कि नैतिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? कोहलबर्ग के द्वारा। तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके जो है नैतिक मूल्यों का जो है बच्चों में विकास कर सकता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे एक दूसरे से प्रश्नों का उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, या फिर शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। तो यहाँ पर नियंत्रित करने की कोई बात नहीं है और न ही यहाँ पर एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, और यहाँ पर जो है पाठ्यक्रम को पूरा करने से भी यहाँ पर मतलब नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है, जबकि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशलों को सीखें, इससे जो है तात्पर्य है। तो राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे की निरयोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, या फिर प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो बच्चे को जो है दूसरे विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव नहीं देना चाहिए और न ही अन्य बच्चों से अलग रखना चाहिए, जबकि कि सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता से उनके साथ चर्चा करनी चाहिए। राइट आंसर जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी के साथ। जब प्रश्न सकारात्मक पूछा जाएगा तो हमें ऑप्शन बी यहाँ पर सकारात्मक ढूंढना है। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चौड़ों के अनुसार इंद्रियगामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, या फिर सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो यहाँ पर जो 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है इसमें इंद्रियगामक यानी बालक की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, तो यहाँ पर अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण चला जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है पालन पोषण और शिक्षा का, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, या फिर केवल अनुवांशिकता का। तो सकारात्मक प्रश्न हमको केवल वाले ऑप्शन को पहले ही क्रॉस कर लेना है, यानी दो ऑप्शन इसमें से नहीं होंगे, पालन पोषण और शिक्षा का। तो इसमें सबसे सटीक जो राइट आंसर जाएगा अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि विद्यार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, या फिर इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, या बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है शिक्षण अधिगम
प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे जो हैं अलग अलग क्षेत्र से आते हैं और उनका जो विकास दर होता है वह अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होता है। तो उसके लिए जो है बच्चों के जो है भिन्न भिन्न दरों को हम समझेंगे तो उसे अच्छे से शिक्षा दे सकेंगे और अच्छे से बच्चे सीख सकेंगे। तो राइट आंसर जो हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्रकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना या फिर प्रकल्पना का निर्माण करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, समस्या समाधान का जो वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है वह समस्या के प्रति जागरूकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक या फिर व्यावसायिक? तो निम्नलिखित में जो सीखने का क्षेत्र है वह है भावात्मक। राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है या फिर बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। तो यहाँ पे प्रश्न सकारात्मक पूछा गया है, तो बच्चा बुद्धिमान नहीं है ऐसा नकारात्मक कहा गया है। प्रश्न हमारा पहले गलत हो जाएगा यह आंसर। बच्चे की सीखने की योग्यता नहीं है, यह भी नकारात्मक हो जाएगा। बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है, तो राइट आंसर जो यहाँ पर हमारा जाएगा सबसे सटीक ए के साथ चला जाएगा, यानी वह जो कार्य है संभवतः यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है जिससे जो है वह उबने लगता है। तो साथियों, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसके ओर संकेत करती है? वे कैसे सीखते हैं? यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है, सीखने की अनुपस्थिति या फिर शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर पर? तो प्रायः शिक्षार्थियों की जो त्रुटियां है उनके सीखने के अनुपस्थिति की ओर संकेत करते हैं। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।